नाजरीन, आप देख रहे हैं जे&के इनसाइट्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। आज मेरी कहानी एपिसोड 6 हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और एपिसोड 6 में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर एस डी शर्मा, फॉर्मर प्रिंसिपल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उनकी कहानी का पहला हिस्सा हमने पहले सुन लिया है। आज हम उनकी कहानी का दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और डॉक्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्पी से हमने सुना, उसका पहला हिस्सा, और अब हम उसके दूसरे हिस्से पर जो है वो आज गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो आप ने पहले हिस्से में हमको बताया था कि आपने जब एमएससी की और कुछ मुद्दत के बाद डिविजनल लेवल पर इंटरव्यूज़ हुए, आपकी सिलेक्शन हो गई और आपने सिलेक्शन ग्रेड टीचर के तौर पर डोडा में ज्वाइन कर लिया। तो कैसा रहा सफ़र आपका डोडा का? डोडा का सफ़र अच्छा रहा। जब मैं डोडा हायर सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया, वहाँ के हेड मास्टर गुलाम कादर टाक जी थे, उन्होंने मुझे अच्छा वेलकम किया और मेरी उन दिनों उनके एग्ज़ामिनेशन बाइनल एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे एज सुपरवाइज़र ड्यूटी लगा दी। तो जब मैं अपनी सुपरवाइज़र ड्यूटी कर रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी नकल कर रहे हैं। पहले मैंने दाएं बाएं अपने सुपरवाइज़र दूसरों पर देखा तो कोई हरकत में नहीं था, तो मुझे नहीं रहा गया, तो मैंने नकल छीन ली, सब छीन कर जो भी सुपरडेंट के सामने रख दी और वह एक मैसेज चला गया कि मैं नकल पसंद नहीं करता हूं। और प्रिंसिपल से मैंने फिर बाद में रिक्वेस्ट की कि या तो मुझे एग्जाम्प्ट किया जाए या फिर नकल बंद हो, तो खैर उन्होंने मुझे बाद में एग्जाम्प्ट ही कर दिया। अच्छा, तो फिर वहाँ से आपकी ट्रांसफ़र हो गई और हमने सुना कि आप यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी में आ गए। हाँ, 1 साल मैंने वहाँ सर्विस की और उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में हुई और यहाँ भी मेरा अच्छा वक्त गुज़रा। यहाँ पर काफ़ी सीनियर टीचर होते थे और 1 साल तकरीबन गुज़रने वाला था। मैं यहाँ भी बाइनल एग्ज़ामिनेशन में सुपरडेंट का फ़राइज़ इंजाम दे रहा था। अच्छा। कि मेरा पता चला कि मेरा कॉलेज के लिए पीएससी का सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। और उसी दिन मुझे रिलीव किया गया और मैंने कॉलेज में जाकर ज्वाइन किया। अच्छा, तो ये कौन से साल की बात है? ये 3-4 अक्टूबर 1970। अच्छा, 1970 की बात है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, 1972। अच्छा, 1972। अच्छा, ये बीच का जो एक सफ़र मैं ज़िमनन एक बात हम करना चाहेंगे कि 1965 की जंग हो गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में और ये पुंछ जो है उसका वो टारगेट रहा। तो कोई ऐसा ख़ास वाक़या जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल, आपकी इन्वॉल्वमेंट रही, चूँकि 1965 में तो आप ग्रोन अप थे, कॉलेज स्टूडेंट थे। अच्छा। और उन दिनों हमारे यहाँ आर्मी को काफ़ी वॉलंटियर की ज़रूरत थी क्योंकि सड़कें नहीं थी। अम्युनिशन ले जाना या ज़ख्मियों को वापस लाना, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बड़ा काम किया। अच्छा, और मैं एम्युनिशन पोस्टों पे लेके जाते थे। और पोस्टों पे ले जाते थे और अब वहाँ पर जो ज़ख्मी होते थे उनको वापस लाते थे। और हम तो एक बार 3 दिन लगातार आर्मी के साथ रहे। अच्छा। यहाँ गुलपुर में गए, मंडी में गए, फिर सप्लाई खड़ेतर में रहे। अच्छा। तो बिल्कुल, तो सोना भी उधर, रात को भी हम सोते रहे। हाँ। अच्छा। तो वो हमारे जो यहाँ कमांडर ब्रिगेडियर नाटो थे, अच्छा, उन्हें बाद में महावीर चक्र मिला। वो उन्होंने कॉलेज की बड़ी अप्रिसिएशन की कि कॉलेज के बच्चों ने बड़ा काम किया। वाह, बड़ी बात है। तो जब आपने कॉलेज में ज्वाइन कर लिया तो उस वक्त तालीमी माहौल कैसा था पुंछ में? 72 में तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया होगा चूँकि 1955 में कॉलेज बन गया था और कुछ लोग तो कॉलेज से भी निकल चुके होंगे। मैं एक फ़ख्र से कहता हूँ कि पुंछ डिग्री कॉलेज में पढ़ाई का स्टैंडर्ड हमेशा अच्छा रहा और यहाँ पर हमेशा टीचर्स भी डेडिकेटेड पढ़ाते रहे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहे, क्योंकि एक मिशन होता था कि सिलेबस ख़त्म करना है और आखिर में हम एक सर्टिफिकेट देते थे कि हमने पूरा, और अगर कोई पोर्शन रह जाता तो इवन हम एग्ज़ामिनेशन से पहले वो बच्चों को बुलाकर हम एक्स्ट्रा क्लासेस करते थे उसको। हाँ, जब तक हमारा वो सिलेबस पूरा ना हो जाए। अच्छा। तो
ये इसकी तो अप्रिसिएशन जितने भी हमारे जो बाहर से टीचर आते हैं उन्होंने पुंछ की तो दो ही बातें मानी। एक तो एकेडमिक साइड, यहाँ पर पंक्चुअलिटी है, स्टूडेंट्स भी अटेंड करते हैं, स्ट्राइक्स कम होती हैं, और दूसरा यहाँ पर नकल बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, वो उससे क्वालिटी बनी रहती है, बच्चे मेहनत करते हैं, याद करते हैं। उस वक्त एक ही कॉलेज था हमारे राजौरी और पुंछ दोनों अजला के लिए, तो जाहिर सी बात है जो राजौरी के बच्चे थे कॉलेज में, तो राजौरी के बच्चे भी जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त भी आते थे और कुछ अर्सा तक वो आते रहे। बाद में जब राजौरी का कॉलेज खुल गया तो कम से कम नशारे से इधर इधर बच्चे सारे इधर ही आते थे। अच्छा, तो फिर आपने बतौर टीचर जो है वो क्या महसूस किया जिस दौर में आपने ज्वाइन किया, जैसे आज के दौर में नए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं, तो क्या डिफरेंस क्या देखते हैं आप? नहीं, आज के जो टीचर्स हैं मैं तो कहूँगा उनको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और बच्चों को भी आज हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, मगर जिन हालात में हमारे अक्सर हमारे जो टीचर वैली से, श्रीनगर से, कश्मीर से आते थे, यहाँ के अपने बहुत काम होते थे। अच्छा। मगर धीरे धीरे हमारे यहाँ के लोकल टीचर आ गए और काफ़ी लोकल टीचरों ने बड़ी डेडिकेशन से यहाँ की कॉलेज की खिदमत अंजाम दी हैं और कॉलेज का रिज़ल्ट ही शो करता है। सिर्फ स्टडीज़ में नहीं, स्पोर्ट्स में भी हमारे पुंछ के बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और उन्होंने काफ़ी मेडल्स वगैरह यहाँ पर लाए हैं। आप खुद प्रिंसिपल रहे हैं, आपको तो मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है। देखा तो अच्छा, उसी दौरान में यूजीसी में एक प्रोविज़न होता था कि इन सर्विस पीएचडी के लिए जा सकते थे आप, तो आपने जो फिज़िक्स में पीएचडी की तो वो इस मसले में मैं बड़ा लकी हूँ। यूजीसी की फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम स्कीम थी, उसके तहत मैंने अप्लाई किया और लकीली मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा। 1978 में मैं पहले एमफिल करने के लिए गया। अच्छा। और फिर मुझे एक्सटेंशन मिली, मैंने पीएचडी के लिए रजिस्टर किया और फिर मैंने 4 साल का मुझे डेपुटेशन मिला। अच्छा। और मैंने एमफिल भी किया और फिर उसके बाद पीएचडी के लिए मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से बीआरसी बॉम्बे जाया करता था, क्योंकि जो मेरा टॉपिक था क्रिस्टलोग्राफी, स्ट्रक्चर्स एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल्स बाय एक्सरे मीन्स। अच्छा। तो वो यहाँ पर फैसिलिटीज उतनी नहीं थी। अच्छा। तो मैं वहाँ पर लगातार 81 के बाद भी कॉलेज से छुट्टियों में जाता रहा। अच्छा। और 1985 में मैंने थीसिस सबमिट किया। अच्छा। और 86 में मुझे पीएचडी डिग्री अवार्ड हो गया। क्या बात है। तो फिर आप उस दौर में, मैंने देखा चूँकि हम भी, आप टीचर थे, हम स्टूडेंट थे उस वक्त, तो फिर उसके बाद हम भी आपके साथ ही आकर के टीचर लग गए इसी कॉलेज में। हाँ, मैं तो जब आप मेरे साथ रहे, मैं यहाँ पर इसका जिक्र करना चाहता हूँ कि मैंने जो आप में एक डिसिप्लिन देखा और एक अपने सीनियर की जो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होती थी, और मैं आज तक समझता हूँ कि वही एक जो हमारी अपने बड़ों की, टीचर की जो आप पर ब्लेसिंग रही हैं, उन्होंने आपको कहाँ तक पहुँचाया है, ये आप खुद फील करते होंगे। नहीं, ये तो अल्लाह का शुक्र है, आप जैसे जो उस्ताद थे हमारे, उनकी बड़ी शफकत रही। तो आप एनएसएस में रहे और बड़ी मेहनत करते थे आप, मैंने देखा गऊ में जाना, गऊ अडॉप्ट करना, कैंप करना, फिर कॉलेज में। मैं आपको बताऊँ, एनएसएस के हमने बहुत से कैंप लगाए और एक हमने धुंध के पार गांव है फागला, अपनी फागले से नीचे जो पूंछ की तरफ है। अच्छा। मुझे इस वक्त नाम भूल रहा है उसका। तो वहाँ पर हमने 14 दिन वो, हाँ, और दिसंबर में, और वहाँ पर जब हमारे रहे बर्फ पड़ गई और उन दोनों मिलिटेंसी का भी बड़ा जोर था। अच्छा। प्रोफेसर अमन राठौर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अच्छा। और डीसी साहब कोहली साहब थे। अच्छा। तो हमने उन्होंने यहाँ से गैस सिलेंडर ले जाने, वहाँ कुकिंग करनी, कल्चरल प्रोग्राम करने, और काफ़ी लड़कों के साथ मैंने वो वक्त गुजारा। तो एक बड़ा ही वो एक इवेंटफुल पीरियड रहा और बच्चों में यहाँ पे बड़ा टैलेंट रहता था। तो फिर आप प्रिंसिपल बन गए और प्रमोशन हो गई। सच पूछो तो मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरी कभी
ये पॉलिटिशियन के साथ रब्ता ही नहीं रहा, कोई सिफारिश ही नहीं रही, तो कभी सोचा नहीं था कि सिफारिश के बगैर कोई प्रिंसिपल बन सकता है जी। मगर कोई करिश्मा ही हुआ कि मेरा इंटरव्यू हुआ तो 1-1.5 साल तो पता नहीं लगा। बाद में अचानक ही एक लिस्ट निकली और 11वां नंबर मेरा कॉलेज प्रिंसिपल के लिस्ट में था। तो मुझे पहले पुलवामा के लिए लगाया गया। अच्छा। और फिर अभी मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, तो वो किसी कारण वो मॉडिफाई हो गया और मुझे डोडा भेज दिया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में भेजा गया। अच्छा। और जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, मेरे मिसेस भी, मेरा बेटा भी मेरे साथ वहाँ गए, तो वो मैंने कमरा शमरा हायर किया। तो अभी मैं सेटल ही हुआ था कि 1 महीना 20 दिन के बाद मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई और मैं पुंछ डिग्री कॉलेज में आ गया। अच्छा। तो इस लिहाज में मैं अपने आप को बड़ा लक्की समझता हूँ। अपने उसी जगह जहाँ स्टूडेंट रहे, फिर टीचर रहे और प्रिंसिपल रहने बड़ी बात होती है। और यहाँ फिर इस कॉलेज में मैंने 15 महीने एज प्रिंसिपल आपके साथ, आपकी कोऑपरेशन से नहीं, अच्छा दौर रहा, कुछ काम पर बड़ा इवेंटफुल ये टेन्योर रहा आपका। तो आज की डेट में जो एक वैल्यू सिस्टम है और जो कनेक्टिविटी के की डिग्री और लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है, जैसे बड़े हैं और फिर छोटे हैं, तो वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में भी थोड़ा वो डाउन हो गया है, वो लेवल, डिग्री कम हो गई। इसी तरह पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में भी वो डिग्री, और समाज में भी जो जिस तरह की रिस्पेक्ट पहले बड़ों को दी जाती थी, ऐसा लगता है जैसे कम होगी। क्या वजह, क्या समझते हैं आप? देखिए शाह साहब, क्या हुआ ये? चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। चेंज तो हर दौर में होती रही है, मगर इस मसले में थोड़ी सी गलतियाँ कुछ टीचर्स की भी होती हैं, कुछ पेरेंट्स की भी हैं, और कुछ हमारे बच्चों में भी वो बात नहीं है। मगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर घर के पेरेंट्स वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करें, मगर एक मर्यादा रखें, उतनी भी वो क्लोजनेस या इतनी भी वो ना करें कि कल टीचर, जब स्टूडेंट एक टीचर की उतनी रिस्पेक्ट ना करे, वो कोई ऐसी उसके सामने कोई चीप हरकत ना आए, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो। अगर वो कभी ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, वो भी प्राइवेसी में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के सामने ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है जी, और उससे भी वो डिफरेंस कम हो जाता और है। सच पूछिए, ना मैं स्मोक करता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, और इसका एक ही कारण था कि अगर मैंने ये किया तो मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, हमारा टीचर का क्या सिस्टम। तो ये एक बड़ा मेरे लिए एक वो रुकावट के तौर पर मुझे इस वबा से बचाया। आज की डेट में जो हमारी यंगर जनरेशन है, पोस्टैरिटी है, तो वो पढ़ लिख गए हैं बहुत सारे बच्चे। हर घर में हम जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई PhD है, कोई MA है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे करके, बट नौकरियाँ उनको नहीं मिल रही हैं। तो इस सिचुएशन में आप उनको क्या कहेंगे कि अर्निंग के लिए, जैसे कोई इकोनॉमिक जो उनकी ज़िंदगी है उसके लिए वो क्या करें ऐसा कि उनको कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो बने? ये तो आज के इस युग की सबसे बड़ी परेशानी भी है और इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। मेरा अपना बेटा M.Tech करके घर में अनएम्प्लॉयड बैठा है, अब मैंने उसे एक काम खोल दिया। अब ज़रूरत ये है कि बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक वो कोई उस किस्म के कोर्सेज करें जो बाद में वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर वो अपना काम शुरू कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक और चीज़ हमने इसमें नोटिस की कि मेरिट इतना ज़्यादा हाई चला जाता है कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि 97% मार्क जो स्कोर है वो जिस बच्चे ने लिया वो सिलेक्ट हो गया। अब 97 वाला सिलेक्ट हो गया तो 96.9 वाला ड्रॉप हो गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इतना बारीक लेवल बन गया कि इतना टफ हो गया। कंपटीशन है, तो ऐसे उनको स्किल की तरफ जाना चाहिए उनको, और कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर सीखे। और मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट भी इस किस्म के जो स्किल्स हैं ये साइड बाय साइड अपने कॉलेजेस में, टेक्निकल कॉलेजेस में ये करें ताकि ज़्यादा बच्चों को उधर शौक पैदा हो और वो अपना काम पहले से ही माइंड बना कर कम से कम कुछ तो कमाई करें। तो एक और बात डॉक्टर साहब कि जिसने हमारे समाज को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है और वालिदैन बहुत परेशान है, मैंने खुद देखे, वो सारू ने हमारे साथ जिक्र भी किया कि ये जो ड्रग अब्यूज़ है,
तो ये बड़ी तेज़ी से हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में जो है वो इसका असर हो गया और आज की डेट में भी अराउंड 13 लाख लोग जो है वो किसी न किसी तरह की वो शराब, सिगरेट, ये नारकोटिक्स वगैरह, हीरोइन, ये सब चीज़ें जो है वो लेते हैं और वो उनकी तादाद 13 लाख हुई और वो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को, जैसे रिलीजियस हेड्स हैं उनको, सोशल जो एक्टिविस्ट्स हैं उनको, कि हाउ दे कैन कोऑर्डिनेट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंट्रोलिंग दिस ड्रग मैनेस? मैं तो यही सारे समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक बहुत ही गलत हमारी वबा के तौर पर हमारे समाज में हमारे यंग बच्चों को दिमक की तरह चाट रही है। आप सभी अपने घरों में अपने बच्चों के ऊपर एक ज़्यादा टाइम बिताएं, उनके बिहेवियर, उनकी हर चीज़ को नोट करें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से और पॉलिटिशियन से भी जो ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं वो बिल्कुल ना करें। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, ये हमारी पूरी नस्ल की ज़िंदगी का सवाल है। तो आज का ये सबसे बड़ा जो मसला ड्रग का है आजकल और बड़े परेशान है। सो लास्ट की जो बात हम करेंगे, चूँकि आप बड़े पुराने लोगों में से हैं और जिन्होंने 1950 का भी दौर जो है वो देखा बड़ी बारीकी से, जो हमारा पुंछ है ये सेकुलर ट्रेडिशंस के लिए और कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए बहुत फेमस रहा। कारण ये था कि ये जब इंडिपेंडेंट एक जागीर थी तो उस वक्त पुंछ जो था वो उसका हेडक्वार्टर था और फिर जब ये डिवाइड हो गया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान चला गया, कुछ इंडिया में रह गया और फिर दोबारा डिवाइड हुआ जब इसी से राजौरी ज़िला क्रिएट किया गया, बट हेडक्वार्टर पुंछ रहा। तो ये पुंछ जो है ये एक सेकुलर ट्रेडिशंस का बेस रहा। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह की चीज़ें तब मौजूद थी आज से 20 साल 30 साल पहले, उसी डिग्री पे आज भी मौजूद हैं या लोगों की थॉट्स में थोड़ी कमी आई है उस एतबार से? नहीं, पुंछ में तो काफ़ी चेंजेस हो गई हैं। बचपन में जो हम होली मनाते थे वो आज होली नहीं है। जो बचपन में वो मेले लगते थे वो बात काफ़ी उनमें बदलाव हुआ है। मगर नया ज़माना टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसमें कुछ चेंजेस तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट वो पुरानी जनरेशन में, पीढ़ी में था, वो थोड़ा कम हो रहा है। तो ये कुछ कहूँ कि हमारा आज पहनावा भी बदल गया है, हमारा घर का जो बड़ों के साथ वो भी वो थोड़ा न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो बन गई हैं। हम न्यूक्लियर फैमिली बन गई हैं और उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वरना जॉइंट फैमिलीज में घर के कई मसले बुजुर्ग आपस में मिलकर हल कर लिया करते थे और प्रोटेक्शन रहती थी। प्रोटेक्शन रहती थी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे पास आए। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर एस.डी. शर्मा जो अपनी कहानी आपके सामने पेश कर रहे थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए, इसको शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए और रिकमेंड करिए आप किसकी कहानी सुनना पसंद करते हैं और उस कहानी के दौरान कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि हम उन हजरात से पूछें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।